हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी। देखिए दोस्तों, हमारी ये यूनिट चल रही है कहानी की। वैसे हमने जो आपके साहित्य के हैं आदिकाल से लेकर भक्तिकाल, रीतिकाल, उसके एमसीक्यू भी किए हैं और क्रमबद्ध हमारी क्लासेस चली हुई है। और ये आपके पाठ्यक्रम में यानी यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए महत्वपूर्ण है। आपके पाठ्यक्रम में 21 कहानियाँ दी गई हैं, जिसमें से मैंने लगभग 6 कहानियाँ पढ़ा दी हैं। जिसने नहीं देखी वो देख लेना। आज हमारी 7वीं कहानी है, उसने कहा था। और ये 21 की 21 कहानियाँ मैं करवाऊँगी। अगर आप क्रमबद्ध तैयारी करना चाहते हैं यानी निःशुल्क अपना पाठ्यक्रम करना चाहते हैं यूजीसी नेट, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर और एस्टेट का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि संपूर्ण कहानी, नाटक, उपन्यास क्रमबद्ध तरीके से मैं करवाऊंगी। और अगर आपको साहित्य की और भी वीडियो देखनी है तो वो भी देख लेना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको इस नंबर पर संपर्क करना है और ये मात्र 1499 रुपये की, यानी आपके नेट की भी, ऑब्जेक्टिव की भी, सब्जेक्टिव की, इंटरव्यू की, चारों ही प्रोसेस में हो जाएंगी। अगर आप ये मैसेज करे हुए तो संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप पीडीएफ लेकर तैयारी नहीं करना चाहते तो निःशुल्क भी अपनी तैयारी करते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्योंकि आपको संपूर्ण जानकारी इसी चैनल पर मिलती है। ये नहीं कि हम क्या है आपका बेस मजबूत कराने वाली तैयारी करवाते हैं। अब देखो, ये कहानी है चंद्रदेव शर्मा गुलेरी की और उसने कहा था ये प्यार पर एक समर्पित कहानी है। ठीक है, प्यार पर समर्पण की कहानी है। जिसने नहीं पढ़ा है उनके लिए बता देती हूँ, और बाकी जिसने पढ़ा है तो आगे आगे पढ़ते जाएंगे, जानकारी होती जाएगी। कहानी पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ लेखक के बारे में बताऊंगी। चंद्रदेव शर्मा गुलेरी का जन्म सन 1883 को हुआ था। नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर में जन्म क्रम से लगाने आ जाते हैं, तो इनकी मृत्यु आप याद रखें या ना रखें, लेकिन इनका जन्म आप अवश्य याद रखेंगे। बड़े ही प्रसिद्ध कहानीकार रहे हैं। गुलेरी जी ने अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे, जिसमें से संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, हिंदी है, बांग्ला है, लैटिन, फ्रेंच आदि भाषाओं, मतलब इतनी भाषाओं की इनको जानकारी थी। मात्र और मात्र 3 कहानियाँ लिखकर ये हिंदी साहित्य में इतने बड़े प्रसिद्ध हुए हैं कि बड़े ही मतलब समर्पित वाली जो कहानियाँ, बड़ी अच्छी कहानियाँ लिखी। नहीं तो लेखक इतनी कहानियाँ, जैसे प्रेमचंद ने 300 कहानियाँ लिखी है, 300 से ज़्यादा लिखी है, और ये सिर्फ 3 कहानियों से, इस कहानी से तो ये बड़े ही प्रसिद्ध हुए हैं। सन 1902 में मासिक पत्र समालोचक के संपादन का कार्यभार संभाला। अगर आपसे पूछा जाए कि समालोचक पत्रिका के संपादक कौन है, यानी पत्र या पत्र के संपादक कौन है, तो चंद्रदेव शर्मा गुलेरी हैं। कैसी पत्रिका है, ये साप्ताहिक है, दैनिक है या फिर वही मासिक है, तो ये मासिक पत्र है। समालोचक क्या है, मासिक पत्र है। और सन 1902 में इनने जो शुरुआत की है इसकी समालोचक पत्र की, सन 1902 में की है। मासिक पत्र है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रधर शर्मा की मृत्यु बहुत ही कम भाई, उस समय उम्र बहुत कम होती थी। 39 वर्ष, यानी सिर्फ ये 39 वर्ष की उम्र जिए, नहीं 39 वर्ष इनकी जिंदगी रही। अगर ये और जीते तो और ज़्यादा प्रसिद्ध होते और भी कुछ लिखते। 12 सितंबर 1922 को काशी पीलिया रोग हो जाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। मतलब क्या है, 1883 में तो इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, और 1922 में इनकी मृत्यु हो गई थी 12 सितंबर काशी में पीलिया रोग के कारण। ठीक है, इनकी कृतियाँ देख लेंगे, मतलब कृतियाँ मतलब इनकी रचनाएं। उसने कहा था जो आपके पाठ्यक्रम में आज हम पढ़ेंगे, घंटाघर, धर्मपरायण, रीछ, बुद्ध का काटा, सुख में जीवन, हीरे का हार, मोसिक मोए, कुठावा, कछुआ धर्म। तो इनकी प्रसिद्ध मैं बता देती हूँ। उसने कहा था बहुत प्रसिद्ध रही है। सुख में जीवन इनकी बहुत प्रसिद्ध कहानी रही है।
तो ये और इसके साथ इनकी कछुआ धर्म, मोरिस मोए कुठाव, तो ये 4 तो इनकी प्रसिद्ध कहानी रही है। एक बार फिर से रिवीजन कर लें। और मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी वीडियो आपको स्पेशल बैठने की आवश्यकता नहीं होती है, अगर आप काम करते करते सुन रहे हो तो भी, क्योंकि मैं हर चीज़ को 2-3 बार रिपीट करती हूँ ताकि वीडियो देखने के बाद आपको ये लगे हमने कुछ पढ़ा है। ठीक है, वैसे तो कंटेंट आपके पास भी होता है, लेकिन हमारा करवाने का मतलब ये होना चाहिए कि आपको आपके जहन में बिल्कुल सटीक बैठ जाए। तो एक बार फिर से रिवीजन कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। उसने कहा था घंटा घर, धर्मपरायण, रीछ, बुध का कांटा, सुख में जीवन, हीरे का हार, मोरिस मोए कुठावे, कछुआ धर्म। अब प्रसिद्ध सुन लेना। उसने कहा था, जो आपके पाठ्यक्रम में है, बुध का कांटा और सुख में जीवन 3, मोरिस मोए कुठावे और कछुआ धर्म, ये 5 रचनाएं इनकी बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार वैसे 2-3 बार रिवीज करेंगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि जो अभ्यर्थी क्या है उनको याद है वो बोर हो जाते हैं, बार बार बोलती हूँ। तो चंद्र शर्मा गुलेरी का हिंदी साहित्य में सबसे अधिक प्रसिद्ध सन 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशन हुआ था। उसने कहा था के कारण में, मतलब कि ये है उसने कहा था जो कहानी है ये सरस्वती पत्रिका में छपी थी, यानी प्रकाशित हुई थी। छपना मतलब प्रकाशित हुई थी, कब हुई थी? 1915 में। तो यहाँ से प्रश्न ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण है, मैं दोनों को एक साथ लेकर चल रही हूँ। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी ये लाइन महत्वपूर्ण और सब्जेक्टिव के लिए भी। सन 1915 में सरस्वती पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था। किसका? उसने कहा था कहानी किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। इसकी विधा क्या है? कहानी है। कैसी पत्रिका थी? सरस्वती मासिक पत्रिका थी। ठीक है, और ये सरस्वती पत्रिका किसकी थी भाई? बाद में पहले तो इनके चिंतामणि घोष ये सब रहे हैं, लेकिन उस 1903 से लेकर 1920 तक इनके क्या रहे हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके रहे, संपादक रहे हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी के कारण ही जो सरस्वती पत्रिका ये काफ़ी प्रसिद्ध रही है। और ये कैसी पत्रिका? मासिक पत्रिका। मासिक मतलब महीने में एक बार आने वाली, साप्ताहिक मतलब सप्ताह में एक बार आने वाली, और दैनिक मतलब जो प्रतिदिन आने वाली। और ये तो आपको याद है, ऐसे बताने की कोई आवश्यकता वैसे होगी कि नहीं। कहानी, शिल्प एवं विषय वस्तु की दृष्टि आज मील का पत्थर मानी जाती है। उसने कहा था हिंदी की प्रथम कलात्मक कहानी कही जा सकती है। अब कौन सी कहानी ऐसी है जो मील का पत्थर साबित होगी? ऐसा भी ऑप्शन में आ सकता है, लेकिन आपको याद रखना है मील का पत्थर कहानी उसने कहा था शामिल हुई है। और ये कलात्मक मतलब कि जो एक होती है ना कि कला की दृष्टि से, मतलब इसमें जो लिखने की जो शैली है वो बड़ी ही प्रसिद्ध रही है। और ये शैली की दृष्टि से भी पहली कहानी, मतलब एक पहली कलात्मक की दृष्टि से पहली कहानी मानी गई, एक अच्छी कहानी मानी गई है। और ये मील का पत्थर साबित हुई है, क्योंकि भाई इसमें देशभक्ति का भी पुट आता है, मतलब देशभक्ति की भावना भी है, और इसमें प्रेम के प्रति समर्पण की भी भावना है। और कथानक, चित्रांकन, वातावरण चित्रण, भाषा तकनीक आदि क्या उद्देश्य है, ये कोई ऐसे याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम कहानी की शुरुआत करेंगे। शॉर्ट रूप में देख लेना, बाद में विस्तार से मैं इसको बताऊंगी, ध्यान से सुनना है। उसने कहा था ये प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित सफल व सक्षम कहानी, मतलब ये 1915 में मैंने कहा था प्रकाशन हुआ है, और मैंने क्या कहा था ये हुई भी है। तो प्रथम विश्व युद्ध देखेंगे 1914 से 1918 तक, 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। क्योंकि भाई मैं पॉलिटिकल यानी जो पॉलिटिकल साइंस की भी और यूँ छात्रा रही हूँ और हिस्ट्री की भी, तो मैंने ये सब्जेक्ट भी पढ़े हुए हैं, तो ऐसा मुझे ध्यान है। और वैसे भी आपको भी याद होगा 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। दूसरा विश्व युद्ध 6 साल चला था, ये 4 साल चला था, मतलब ये 2 विश्व युद्ध हुए थे और दोनों 10 साल चले थे। ठीक है, ये उसकी दृष्टि से आ सकता है, आपके जीके वगैरह में प्रश्न आ सकता है, इसलिए बता देती हूँ। तो ये 1914 में शायद लिखी होगी, प्रकाशन इनका 1915 में हुआ था। लेकिन ये जो घटना है, ये जो कहानी की जो कथानक है उस समय का है, प्रथम विश्व युद्ध के समय का। क्योंकि भाई 1914 से लेकर 1918 तक चला था, तो इसका प्रकाशन 1915 में हुआ है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं। कहानी का नायक बचपन में
कहानी का नायक बचपन से अमृतसर के बाजार में किसी सिख बालिका से प्रभावित होकर बार बार कहता है तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई मतलब तेरी सगाई हो गई। तो ये आपको याद रखना है कि तेरी कुड़माई हो गई, ये कथन बार बार में आया कि तेरी कुड़माई हो गई, किसने कहा है? तो ये तेरी कुड़माई हो गई, इसमें कौन नायक बोल रहा है? नायिका से ही सवाल करा कि तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई मतलब सगाई होगी। तो मैंने कहा ना ये प्यार के प्रति समर्पित कहानी है, ये एक देशभक्ति भी कहानी है। मतलब वो कहानी क्यों नहीं प्रसिद्ध होगी जिसमें प्रेम के प्रति समर्पण भी है, देशभक्ति की भावना भी है, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो ये प्रेम के प्रति समर्पण की कहानी है। ठीक है। उत्तर में कुछ दिनों तक धत कहकर भाग जाती है। तो अब क्या है, उस समय तो बहुत भाई 1913 के समय के, आप माफ़ कीजिए 1915 के समय की बात है। तो उस समय भाई आज भी लड़कियां शर्माती है, तो उस समय तो और भी ज़्यादा ऐसी शर्मिंदगी भावना होती दत्त के, मतलब कि उसने क्या दत्त कह के वो भाग गई। ये क्या है, एक क्षेत्रीय भाषा का शब्द है। किंतु एक दिन वह कहती है हाँ हो गई, मतलब एक दिन वो कहती है हाँ हो गई, क्योंकि जब भी नायक उसे मिलता था तो वो यही सवाल करता था, तो वो धत कहकर भाग जाती थी। लेकिन उसके मन में संशय बना हुआ तो हुई है या नहीं हुई, तो एक दिन उसने हाँ में सिर हिला दिया। तभी वह अबोध बालक, अबोध मतलब कि जिसको जानकारी ना हो, जो कच्ची उम्र का है, अज्ञात कारणवश अशांत हो उठता है, रास्ते में कई लोगों को धकियाते हुए घर पहुंचता है। उसके बाद 25 साल आगे बढ़ती है कहानी। अब क्या है, ये कहानी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, बाकी विस्तार से मैं आपको आगे बताऊंगी। नायक भी अपने मामा के घर आया है और नायिका भी आई हुई है। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा रुचिकर कहानी लगे। और उनकी मुलाकात एक दुकान पर हो जाती है, और तो उसमें नायक पूछता है कि नायिका से कि आपकी कुड़माई हो गई, तो धत कहकर भाग जाती है। फिर क्या है, उनकी शादी हो जाती है। 25 साल के बाद दोबारा मिलते हैं, लेकिन जो नायक है वो कुंवारा रहता है, मतलब उसकी शादी नहीं करवाता है। और बाद में किस प्रकार से उसी प्रेम के प्रति अपने प्राण न्यौछावर कर देता है, तो वो ऐसे कुछ समझ में आया, वो आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे। नायक फौज में भर्ती हो जाता है। नायिका की शादी एक सूबेदार से हो जाती है, मतलब नायक क्या है, फौज में भर्ती हो जाता है, और नायिका का जो पति है वो भी उसी फौज में है, लेकिन वो किस पोस्ट पर है, किस पद पर है, सूबेदार की पद पर है। एक दिन युद्ध के समय वे दोनों सूबेदार के घर अचानक मिलते हैं। नायिका उसे अपने पति सूबेदार की रक्षा करने का वचन नायक से ले लेती है। नायक अंतिम समय तक सूबेदार की रक्षा कर अपना वचन निभाता है और अंत में शहीद हो जाता है। तो इतनी कितनी मार्मिक और दर्दनाक कहानी है। मेरा तो ऐसा हृदय है कि जब भी मैं कहानियाँ पढ़ती हूँ तो मैं तो रोती हूँ। ठीक है, और मैं आपको कई बार सुनाती हूँ तो भी रोने लग जाती हूँ। आपने मेरी आवाज़ भी देखी होगी कई बार। तो कहते 25 साल के बाद क्या है, नायक क्या है, उसको नहीं पता कि जिस सूबेदार के तू साथ जा रहा है उसकी पत्नी तेरी प्रेमिका निकलेगी। तो उसको देखकर उस घर में हैरान हो जाता है, और वो पूछता भी है कि तू कहाँ है, क्योंकि मैंने इसको विस्तार से पढ़ा। तो वो कहते कि मेरा घर ही है। तो ऐसे ही बचपन में उसने उसकी रक्षा की थी नायिका की। तो वो कहती कि जैसे मेरी रक्षा की थी ऐसे मेरे पति भी की करना। और ये कहकर वो दोनों अलग हो जाते हैं, और इतनी बातचीत होती है। लेकिन उसका बेटा भी उसी फौज में नायिका का, और वो उसकी बेटे की और उसके पति की जान बचाते बचाते खुद शहीद हो जाता है। और एक तरह से देखा जाए तो ये महिला थोड़ी सी स्वार्थी भी मुझे तो नज़र आ रही है भाई। ठीक है, मतलब कि चलो भाई खुद की उसकी जान बचा दी, वो उसके लिए अनमेरिड रह गया, अब वो क्या क्या उसे मांगती है, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। पर उस समय की परिपाटी होती थी। चलो ठीक है, जो जैसा जिसका नेचर होता है, कभी हो सकता है ये कहानी काल्पनिक हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये वास्तविक भी लग रही है। थोड़ी बहुत कल्पना हो सकती है लेकिन वास्तविक भी लग रही है। आप पढ़ोगे तो देखना। अब क्या है, चंद्रदत्त शर्मा गुलेर के हम निबंध देखते हैं। शिशुनाग की मूर्तियाँ, देवकुल, पुरानी हिंदी संगीत, कछुआ धर्म, आँख मोरिस मोए कुठावे। तो देखिए, एक बार फिर से मैं एक बार रिवीजन कर देती हूँ, और जो महत्वपूर्ण वो मैं बता देती हूँ। सारे याद करने के लिए जो महत्वपूर्ण है उन्हें आप याद कर लेना। शिशुनाग की मूर्तियाँ, देवकुल, पुरानी हिंदी संगीत, कछुआ धर्म,
आँख मोरिस मोएक उठावे, तो इसमें कछुआ धर्म महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। ये क्या है, निबंध है। और मोरिस मोएक उठावे, मोरिस मोएक उठाव और कछुआ धर्म ये निबंध है, दोनों ही पूछे जाते हैं। बाकी आप याद करना ना करना आपकी मर्जी है, लेकिन ये दो तो अवश्य याद करना। आगे बढ़ते हैं, कविताएं जो देखेंगे, एशिया की विजयदशमी, भारत की जय, वेनाक बरंग आहित्य ने झुकी कमान, स्वागत ईश्वर प्रार्थना। पढ़ लेना है, लेकिन कविताएं इनकी अब तक नहीं पूछी गई जहाँ तक मेरा अनुभव है, लेकिन एक बार पढ़ लेना। अगर आ जाए तो टिक मार तो वैसे कर ही दोगे। जो महत्वपूर्ण है तो इनकी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई कहानीकारक में हुए, और निबंध में इनके दो महत्वपूर्ण है, कछुआ धर्म और मोरिस मोएक उठावे। एक बार मैं निबंध कविताएं भी एक बार फिर से रिविजन कर देती हूँ। एशिया की विजयदशमी, भारत की जय, वेनाक बरन आहिता अग्नि झुकी कमान, स्वागत ईश्वर प्रार्थना, इनमें इतने महत्वपूर्ण। कहानी संग्रह ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसने कहा था 1915 में, जो हम पढ़ रहे हैं, सुख में जीवन 1911 और बुद्धू का कांटा 1911। तो ये तीनों ही महत्वपूर्ण, इनको आपको बिल्कुल नहीं भूलना, इनके सन भी याद रखना है। पहले मैं एक बार फिर से रिवीजन करती हूँ। उसने कहा था 1915 में, जो सरस्वती पत्रिका में छपी थी, जो मासिक पत्रिका थी, ठीक है। और ये पत्रिका किसकी थी, महावीर प्रसाद द्विवेदी की थी। और उस समय महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक थे, क्योंकि 1920 तक ये संपादक रहे, 1903 से लेकर 1920 तक। सुख में जीवन 1911 और बुद्धू का कांटा 1911। पाटलिपुत्र पत्रिका में अब क्या है, पाटलिपुत्र पत्रिका में बुद्धू का कांटा छपी है। पाटलिपुत्र पत्रिका में कौन सा, बुद्धू का कांटा। लेकिन उसने कहा था ये सरस्वती पत्रिका में 1915 में, ठीक है, याद रखेंगे। संपादक यानी ये किस पत्रिका के संपादक रहे हैं, समालोचक। 1903 से लेकर 1907 मतलब 4 साल तक ये समालोचक पत्रिका के संपादक रहे हैं, ये भी आपको याद रखना। और ये समालोचक पत्रिका कैसी थी, ये मासिक पत्रिका थी, इतना भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बता देती हूँ, अगर आपकी इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप 90 68 68 49 पर मैसेज करके इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन कर सकते हैं, ठीक है। और यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर आल टीजीटी पीजीटी एस्टेट सभी के लिए महत्वपूर्ण है। क्लास हमारी चलती रहेगी, निःशुल्क भी, ठीक है। और आलोचक की दृष्टि से भी, जो आलोचक का मतलब कि जो सही और गलत में, जैसे कि रामचंद्र शुक्ल थे आचार्य, हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, तो ये क्या करते थे, जैसे लेखकों की रचनाएं पढ़ते थे, उसमें क्या सही है क्या गलत उसका निष्कर्ष निकालते थे। तो गुलेरी जी के बारे में हम पढ़ेंगे। गुलेरी जी, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की अमर कहानियों की भूमिका में रामचंद्र शुक्ल ने इस कहानी की प्रशंसा करते हुए लिखा कि यह मर्यादा में रहकर प्रेम की व्यंजन करने वाली अद्वितीय कहानी है। अब क्या है, आजकल तो भाई प्रेम आप समझते सकते हो कैसा प्रेम होता है, दिखावा वाला आजकल ज़्यादा होना। उस समय क्या प्रेम होता था कि मतलब एक मान मर्यादा होती थी, एक सम्मान होता था, नायक और नायिका का एक घुटन वाला प्रेम होता था। और नायिका ज़्यादातर अपने जो मर्यादा में, अपने जो परिवार के लिए, समाज के लिए अपने प्राण मतलब अपने प्यार को न्यौछावर कर देती थी। उस समय का ऐसा प्यार ज़्यादा था, आजकल तो नहीं है ऐसा, होता भी आजकल भी, वो हर जमाने में प्रतिशतता का फर्क आ जाता है। डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में कहेंगे, गुलेरी जी की कहानियों का प्रमुख आकर्षण तो रस ही है। ये रस उथली असिकता या मानसिक विलासिता का तरल द्रव्य नहीं है, जीवन के गंभीर उपभोगों को से खींचा हुआ गाढ़ा रस है। मतलब ये है कि डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं इनकी कहानियों में रस तो है, रस का आकर्षण तो है। रस मतलब श्रृंगार रस है, क्या है, श्रृंगार रस में भी संयोग है, वियोग है, वीरस, लेकिन क्या है, मतलब इनमें विलासिता का तरल द्रव्य नहीं है, मतलब विलासिता, भोग विलास नहीं है। क्या है इनकी तो एक मतलब कि गंभीर उपभोग का खींचा हुआ गाढ़ा रस है, मतलब एक नायक और नायिका में गंभीरता है, ठीक है। मतलब कि एक तरह से देखा तो जाता है तो मतलब इजहार की भावना कम है। एक बार फिर से रिवीजन कर देती हूँ। गुलेरी जी की कहानियों का प्रमुख आकर्षण रस तो है ये रस उथली असिकता या मानसिक विलासिकता का तरल द्रव्य नहीं है, जीवन के गंभीर उपभोगों का खींचा हुआ गाढ़ा रस है। आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। कहानी तो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन आपको धैर्य बना के रखना है, ठीक है। अभी इतनी समझाने वाली बातें नहीं है,
मैं क्या अभी एक पढ़ देती हूँ, ठीक है, जो कि लेकिन आपको ध्यान से सुनना है, सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और ये भी कि आपने पेपर निकालना है तो धैर्य तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार कहानी के हम पात्र देख लेते हैं। कहानी के पात्र हैं इसमें लैला सिंह जो मुख्य नायक है। लैला सिंह कौन है? नायिका का प्रेमी है। एक फौजी वीर सिपाही है, ये क्या सिपाही है। सूबेदार है होरा, ये होरा नहीं होगा, मेरे ख्याल हीरा आएगा भाई, मेरे ख्याल हीरा आएगा, लेकिन आगे पढ़ेंगे तो पता हो सकता है टाइपिंग में। कहानी की नायिका पात्र है। कहानी की सूबेदार नहीं हो रहा, क्या है, सूबेदार नहीं हो रहा ना। कहानी की नायिका पात्र है लैला सिंह के बचपन की प्रेमिका तथा सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी है। अब क्या है, वो लैला सिंह की तो क्या है, प्रेमिका है बचपन की, लेकिन सूबेदार हजारा की क्या है, पत्नी है। तो ये पात्र इसमें बहुत कम है लेकिन महत्वपूर्ण पात्र है, उनको आप याद रखेंगे। हजारा सिंह कौन है? सूबेदार है और नायिका का पति है। बोधा सिंह कौन है? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा, यानी नायिका का एक क्या है, बेटा है जिसका नाम है बोधा। पति कौन है? हजारा सिंह है। लैला सिंह कौन है? प्रेमी है, ठीक है। कीरत सिंह लैला सिंह का क्या है, भतीजा है। अब कीरत सिंह कौन है? लैला सिंह का भतीजा जो कि कुंवारा है और क्या है, जो कि अपने सूबेदारनी से जो बचपन में प्यार करता था। अन्य पात्र इसमें जो है गौण पात्र लपटन साहब हैं, पोलू राम है, सूबेदार है वजीरा सिंह, सूबेदार वजीरा सिंह, ये भी इसमें थोड़ा सा मुख्य रहा है। माँ सिंह है, उधम सिंह है, तो ये आप याद रखेंगे। अब का कहानी की हम शुरुआत करते हैं। उसने कहा था कि 5 खंडों में है, ये कहानी आप याद रखेंगे, कहानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा। उसने कहा था कहानी कितने खंडों में, ये 5 खंडों में है। 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशन हुआ था इसका। विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी, यानी उस समय विश्व युद्ध चला हुआ था, उस समय की कहानी जब भारत क्या इंग्लैंड का ये गुलाम था, इन अंग्रेजों का गुलाम था। इस कहानी का आरंभ अमृतसर के बाजार से होता है, यानी प्रश्न ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि कहानी का आरंभ कहाँ से होता है, तो अमृतसर के बाजार से होता है। जो भी प्रश्न बनेंगे मैं आपको साथ के साथ सचेत करती हुई चलूंगी, ठीक है। 19वीं सदी में ये अंतिम दशक है। 12 वर्षीय लड़का, 8 वर्षीय लड़की। अब ये भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है कि लड़के की उम्र कितनी थी, 12 वर्ष थी। लड़की की उम्र कितनी थी, 8 वर्ष थी, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से देख लेना, सुन लेना। लड़की की उम्र 8 वर्ष थी, लड़के की 12 वर्ष थी। अमृतसर का बाजार का ये दृश्य है, ठीक है। अब क्या अमृतसर के बाजार में दोनों की मुलाकात, दोनों ही सिख है, मतलब क्या है कि सिख धर्म से संबंध रखते हैं। लड़का लड़की से पूछता है तेरी कुड़माई होगी, यानी सगाई हो गई। और ये याद रखना है कौन पूछता है, लड़का पूछता है लड़की से तेरी कुड़माई होगी, और ये आया हुआ प्रश्न है। लड़की धत कहती हुई भाग जाती है। दोनों थोड़ा परिचय भी हो जाता है, यानी दोनों तो एक दूसरे को थोड़े बहुत जानने लगते हैं। मिलने का ये सिलसिला लगभग एक माह तक चलता है, यानी 1 महीना, माह मतलब 1 महीना आपस में मिलते हैं। लड़का हर बार उसी से ये प्रश्न करता है तेरी कुड़माई हो गई। लड़की जवाब में धत कर इस प्रश्न और बताने में उनके बीच अनकहा मधुर संबंध आकर होने लगा, मतलब इसी में दोनों की जानकारी होने लगी। लड़का हर बार यही प्रश्न करता था, लड़की धत कहकर भाग जाती थी। जिसने अपने अल्पवी के कारण दोनों नहीं जान पाते थे, मतलब कि उम्र कम थी, नहीं जान पाते। एक दिन उसी तरह मिलने पर लड़का कुड़माई के बारे में पूछता तो लड़की ये जवाब है भाई, ये टाइपिंग में जवाब है, इसको ठीक कर लेना। जवाब में कहती है कि हाँ हो गई, मतलब मेरी सगाई हो गई। लड़के को लड़की की इस उत्तर से आपात लगता है, आपात मतलब धक्का लगता है। उसे ठीक से समझ नहीं आता, लेकिन उसकी मनोदशा बदल जाती है। भाई वो प्यार करता था, उससे सपना देखता था मैं इससे शादी करूँगा, फिर उसको धक्का लगता है। गुस्से में वह अपने रास्ते में आने वाले जबरदस्ती झगड़ा करता है, मतलब किससे झगड़ा करता है। कहानी का पहला भाग ही समाप्त हो जाता है, मतलब कहानी का पहला भाग उसने बहुत सी टक्कर मारी है किसी दूध वाले से, सब्जी वाले से, तो ये इसलिए दिया गया है क्योंकि ये क्या है, अगर जब आप सब्जेक्टिव पेपर लिखोगे तो वो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए कहानी को शॉर्ट कर दिया गया है। यहाँ तक कि कहानीकार 2 किशोरवी की पढ़ते बच्चों के स्नेह संबंध का चित्र प्रस्तुत होता है। कहानीकार इस अंश में यही छोड़ देता है, मतलब अब क्या है, इसमें एक दृश्य समाप्त होता है, क्योंकि 5 दृश्य दिए गए ना, तो यहाँ एक दृश्य समाप्त हो जाता है। अब दूसरा शुरू होता है। कहानी का दूसरा भाग इस घटना के 25 वर्ष बाद, अब उनकी मुलाकात 25 वर्ष बाद होती है। लड़की की उम्र उस समय 8 वर्ष थी, लड़के की क्या थी, 12 वर्ष थी। अब 25 वर्ष के बाद मिल रहे हैं। घटनाओं से संबंध प्रथम विश्व युद्ध का काल है।
फ्रांस में भारतीय सैनिक इंग्लैंड की ओर से जर्मन के विरुद्ध लड़ने के लिए तैनात करे थे। हो सकता है कि किसके विरुद्ध, क्या जर्मन के विरुद्ध लड़ रहे थे, और किसकी तरफ से, इंग्लैंड की तरफ से, क्योंकि भाई हमारा देश इंग्लैंड का गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था। तो उनमें लैना सिंह भी है। आगे की घटनाओं का मालूम होता है कि लैना सिंह वही है जो पहले भाग में बालक के रूप में मौजूद था। मतलब लैना सिंह जो एक छोटा बालक था, बोध बालक था, जो 12 वर्षीय था, और लड़की से क्या प्रेम करता था, प्रेमी था। अब क्या है, लैना सिंह बड़ा हो गया है और फौज में भर्ती हो गया, 25 वर्ष के बाद मिलते हैं। लेकिन कहानीकार इस बात का खुलासा जल्दी नहीं करता, वरन दूसरे भाग में बिल्कुल नए धरातल पर आ गए। अब क्या है, कहानीकार एकदम से नहीं बताता है, लेकिन एक नए धरातल पर इस कहानी जैसे आगे बढ़ती है तब उसे पता चलता है। युद्ध के मोर्चे पर डटे सिपाही खंदक में पड़े पड़े उकता रहे थे। खंदक का मतलब जैसे खाई होती है ना, उसमें पड़े, आपने देखा होगा जैसे टीवी में कोई माँ तुझे सलाम, इस तरह की जो फिल्म देखते हो आप, उसमें तो जैसे झुक कर नहीं देखते हैं चोरी छिपे, वो वाला सीन। इनमें सूबेदार हजारा सिंह है। सूबेदार हजारा सिंह कौन था, उसका पति था सूबेदार ने का, और जो बेटा है वो बोधा सिंह है। किसका है, उसी का है, लड़की का। आगे चलकर उसका एक बेटा हो जाता है जिसका नाम बोधा सिंह है। लैना सिंह उसका प्रेमी था, जो बच्चा था, जो तेरी कुड़माई होगी वो पूछ रहा था, वही है। इसके अलावा कई सिपाही और भी सिपाही। लैना सिंह चाहता है कि इसी तरह पड़े रहने से अच्छा है जल्दी जल्दी लड़ाई शुरू हो जाए। अब लैना सिंह बोर हो चुका है कि पड़े रहने से अच्छा लड़ाई शुरू हो जाए, चाहे इसके लिए हमें स्वयं जर्मन फौज पर हमला क्यों न करना पड़े। लैना सिंह का यह उतावलापन जहां इसके सास को दिखाता है, वही उकताट स्थिति को भी बताता है। हजारा सिंह का बेटा बोधा सिंह बीमार है और लैना सिंह उसका काफ़ी ध्यान रखता है और उसकी देखभाल करता है। अब क्या, हजारा सिंह का बेटा है बोधा सिंह, यानी उसी लड़की का आगे चलकर बेटा होता है, उसी लड़की का ही बेटा हो चुका है, उसका नाम बोधा सिंह। और लैना सिंह कौन है, उसका प्रेमी है जो उसके बेटे का ख्याल रखता है। यहाँ अभी मालूम नहीं कि लैना सिंह उसका ध्यान क्यों रखता है, अभी मालूम नहीं कि उसका ध्यान क्यों रख रहा है, क्योंकि एक जो होता है ना, जैसे आपने नाटक में देखा होगा आगे क्या होगा, आगे देखते रहिए, तो इंटरेस्ट बनाने के लिए, रुचिकर बनाने के लिए कहानीकार ये बात छुपा कर रखता है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दी है। सिपाहियों की आपसी बातचीत में यह मालूम पड़ता है कि सिपाही मूलतः किसान परिवार के हैं और इनके सपने भी किसान जीवन से जुड़े हैं। लैना सिंह की आकांक्षा युद्ध खत्म होने के बाद वे अपने आम के बगीचे में भतीजे कीरत सिंह के साथ सुख चैन से रहेंगे, और सैनिकों की इस आपसी बातचीत के साथ कहानी का दूसरा भाग खत्म हो जाता है। अब कहानी का पहला और दूसरा भाग दोनों खत्म हो चुका है। एक में उनकी लड़का और लड़की की मुलाकात होती है। दूसरी कहानी के भाग में क्या है, लैना सिंह बोधा सिंह की क्या है ध्यान रखता है, और क्या है, आपस में सैनिकों से बातचीत करता है कि जैसे ही युद्ध खत्म हो जाएगा तो वो अपने भतीजे कीरत सिंह के लिए क्या है, बाग लगाएगा, आम का बाग लगाएगा। अब तीसरा भाग शुरू हो जाता है। तीसरे भाग में कहानी फिर से नया मोड़ लेती है, और यहाँ हम देख सकते हैं कि पहले दो भाग केवल कहानी की पृष्ठभूमि है, मतलब एक भूमिका के रूप में, उसके पात्रों के परिचय से संबंधित है। मतलब हम सिर्फ पात्र परिचय भी इसमें ये पात्र आए यही हम जान पाते हैं, लेकिन कहानी अंतिम दिशा की ओर आगे आगे बढ़ती जाती है। तीसरे भाग में कथा वस्तु का विकास होता है। ये लप्टन साहब नाम के नए पात्र प्रवेश होता है। अब लप्टन साहब नया आया है, क्योंकि मैंने आपको गौण पात्र में बताया था, उसका प्रवेश होता है। और हजार सिंह को आदेश देता है कि वह 1 मील आगे 50 जर्मन सैनिकों के टुकड़ों पर धावा बोले। मतलब वो आदेश देता है कि जो हजारा सिंह कौन था, जो कि नायिका का पति था, उसको क्या आदेश देता है कि वो जाकर सूबेदार साहब 50 जो सैनिकों की जो टुकड़ी है जर्मन की, उन पर क्या धावा बोल दे, मतलब आक्रमण कर दे। आगे बढ़ते हैं। इन सभी 10 सैनिकों को छोड़कर सभी अपने साथ ले जाए, मतलब 10 सैनिकों को छोड़कर बाकी को आप अपने साथ ले जाए। बोधा सिंह बीमारी के कारण सूबेदार की इच्छा समझकर लैना सिंह वही रह जाते हैं। अब बोधा सिंह बीमार है, जो कि नायिका का बेटा है, और लैना सिंह उसका प्रेमी है, जो क्या उसकी देखभाल करने के लिए वहीं रुक जाता है। और जबकि हजारा सिंह उसका क्या पति है, जो आगे लड़ाई के लिए चला जाता है, जो कि सूबेदार है। इसी दौरान लैना सिंह लप्टन साहब से बातचीत करने लगता है, और उसी बातचीत से लैना सिंह तत्काल समझ जाता है कि ये अंग्रेज अफसर नहीं वरन जर्मन जासूस है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि वो क्या है, हमारे देश का, यानी जो इंग्लैंड का भी नहीं, यानी हमारी तरफ से नहीं था, वो क्या था, एक जासूस था, जो कि उनको आपस में तोड़ने के लिए आया था,
ताकि ये जो है लड़ाई उनके लिए आसान हो जाए। और जैसे जैसे बातचीत बढ़ती है तो लैना सिंह समझ जाता है कि ये कोई क्या है, ये कोई इंग्लैंड का अफसर नहीं है बल्कि ये जर्मन है जो हमारे विरुद्ध आया है। बातचीत से उसे समझ में आ जाता है, लेकिन उसने क्या अपना काम कर। इसी नाटक के मोड़ पर कहानी का ये भाग समाप्त हो जाता है। अब कहानी के 5 भाग थे, हम 3 पढ़ चुके, अब हमारा चौथा भाग शुरू हो जाता है। चौथे भाग में लैना सिंह अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देता है, मतलब अपना थोड़ा दिमाग लगाता है और तत्काल एक सिपाही को हजारा सिंह के पास भेज देता है। तो तत्काल एक सिपाही को किसके पास भेज देता है, मतलब अपना जो मतलब इंग्लैंड की तरफ से, यानी उस समय भारत तो गुलाम था ना, तो हम अंग्रेजों की तरफ से ही लड़ रहे थे, इंग्लैंड की तरफ से हम लड़ रहे थे। तो मतलब ये शर्त है कि अगर हम ये युद्ध जीत गए तो आपको आज़ाद कर देंगे। वैसे मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री की तरफ ले जाती हूँ। तो उसको क्या करता है कि एक सैनिक को हजारा सिंह के पास भेज देता है, वो घटना बताने के लिए ऐसे से होता है। खुद उस जर्मन को काबू में कर लेता है। अब क्या उसको दबोच लेता है कौन, लैना सिंह। लेकिन इस दौरान जर्मन की पिस्तौल से निकली गोली लैना सिंह के जांघ में लग जाती है और लैना सिंह क्या घायल हो जाते हैं। बोधा सिंह पिस्तौल की आवाज़ से पूछता है क्या हुआ, क्योंकि उसका बेटा बीमार है। वो पूछता है बोधा सिंह, वो भी उसी सेना में, दोनों बाप बेटे उसी में है। तो बोलते हैं कि क्या हुआ, लेकिन लैना सिंह उसे वास्तविकता नहीं बताता। मतलब कि वो चाहता है कि वो बीमार है, मैं उसको सही नहीं बताऊंगा, वो उसे छिपा लेता है। इसी समय 70 जर्मन इस गाय पर हमला कर देते हैं और लैना सिंह वीरता पूर्वक उसका सामना करता है। तभी हजारा सिंह की टुकड़ी भी वहां पहुंच जाती है और इसी तरफ से दोनों तरफ से क्या लड़ाई हो जाती है। और इस लड़ाई में लैना सिंह की एक गोली पसली में लग जाती है और वह घाव हजारा सिंह और बोधा सिंह से छुपाता है। क्या है, उसके देखो जांग में तो पहले लगती है, फिर पसली में लग जाती है, लेकिन वो इतना प्रेम के प्रति समर्पित है, मतलब न्यौछावर करने वाला। और वो क्या करता है, उसे घाव को हजारा सिंह को, इन सूबेदार को भी नहीं बताता है, उसके पति को, और बोधा सिंह उसके बेटे से भी छुपाता है। जब उनको सहायता के लिए डॉक्टर बीमारी होने वाली गाड़ियाँ पहुँचती है तो एक बार फिर लैना सिंह गंभीर रूप से घायल होने के बाद खुद न जाकर हजारा सिंह और बोधा सिंह को भेज देते हैं। लेकिन क्या है, जब घायलों की जो डॉक्टर की जो गाड़ियाँ आती हैं जब भी घायलों को दवा उपचार के लिए, लेकिन वो खुद नहीं जाता और हजारा सिंह बोधा सिंह को भेज देता है। या लैना सिंह सूबेदार से कहता है कि सूबेदार और को चिट्ठी लिख देना कि वो मेरा मत्था टेकना लिख देना। भाई वो सिख है, तो सिख में क्या, जैसे हम बोलते हैं ना हमारे हिंदू धर्म में राम राम, जैसे अल्लाह अकबर, ऐसे मुस्लिम में बोलते हैं। जो भी मेरे 4 धर्म के देख रहे हैं अपने अपने नमस्ते नमस्कार का अपना अभिवादन का अपना अपना शब्द होते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरा मत्था टेकना लिखना, वो अपनी प्रेमिका के लिए बोल रहा है। देखो भाई इतना प्रेम से, मैं तो खुद हैरान हूँ कि एक 25 साल के बाद एक बचपन में इतनी सी मुलाकात हुई थी, क्या त्रिकुड़माई हो गई और उसने अपना जान की बाजी लगा दी। तो ये एक वास्तविक प्रेम है। तो अब भी वो कह रहा है कि जब चिट्ठी लिखे तो मेरी कहना है मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो ये कह देना कि उन्होंने जो कहा था मैंने कर दिया। ये कहानी का चौथा भाग समाप्त होता। तो ये कहानी, मतलब इसका शीर्षक मुझे बहुत पसंद आया कि उसने कहा था, तो एक जिज्ञासा पैदा करता है कि उसने कहा था, किसने कहा था, किससे कहा था और क्या कहा था। तो यहाँ आपको इस कहानी का शीर्षक मिल गया होगा। चौथे भाग समाप्त होने पर चौथा भाग उसने कहा था कि मैंने पूरा कर दिया। मतलब कि एक लड़की का वचन कि मेरे बेटे और मेरे पति की रक्षा करना, जो जिस तरह मेरी आपने की थी, और इसी पर वो लड़का पूरी ज़िंदगी एक कुंवारा रहता है और फिर भी अपना वादा निभाता है। तो एक सच्चे प्रेम और देशभक्ति भी है और प्यार और समर्पण की भी कहानी है। तो आप खुद समझदार हो कि आज के प्रेम में और उस समय के प्रेम में कितना अंतर है। आज भी ऐसा प्रेम ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम है, पहले कुछ ज़्यादा होता था। अब यहाँ तक हमारे सामने 2 घटनाएं आती है, एक 2 बालकों की कथा और एक दूसरे युद्ध मोर्चे पर एक सैनिक और साथियों की कथा। अगर मूल रूप से देखा जाए तो ये 2 कथाएं हैं। एक तो मतलब दोनों बालकों की, एक 8 साल की लड़की है और एक 12 साल का लड़का, उनकी मुलाकात होती है कि तेरी कुड़माई हो गई और तेरी सगाई हो गई, मतलब। फिर दूसरे 25 साल के बाद एक मोर्चे पर एक सैनिक के साथियों से जो कथा, मतलब जो बातचीत होती है, उसने कहा था कि वो पूरा कर दिया, मतलब आप समझ गए कोई दूसरी वो कथा। जब कहानी का पहला भाग खत्म होता है तब हमारे मन में सहज ही ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि उन दोनों बालकों में क्या हुआ। मतलब हमारे जब ये, अगर आप इस कहानी को अगर एंजॉय कर रहे हो, आप इसमें रुचि ले रहे हो, तो आपके मन में ये होगा
होगा कि आगे क्या होगा। जैसे पहला भाग खत्म होता है तो अब क्या उनकी मुलाकात खत्म हो गई, अब वो 25 साल के बाद मिलते हैं, तो आपके मन में भी ये जिज्ञासा भाई आगे क्या हुआ होगा। एक नाटकीय रूप में अगर इन्हें पढ़े तो जैसे आप टीवी में नाटक देख रहे हो भाई आगे क्या होगा, तो एक जिज्ञासा होती है कहानी में आगे क्या हुआ होगा, दोनों के अभी मिलकर फिर बिछुड़ना आगे क्या हुआ होगा, तो एक जिज्ञासा पैदा करते हैं। आगे उनके बीच में मधुर संबंध समाप्त हो गए, मतलब एक दूसरे अपने अपने, उसकी शादी हो गई, बच्चे भी हो गए और उसे क्या सूबेदार पति मिल गया, वो क्या है फौज में भर्ती हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं वो उसे उसके अंदर जो प्रेम की ज्वाला है नायक के प्रति अभी भी है, लेकिन नायिका भी अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो चुकी है। क्या उनका मिलन हुआ, क्या या फिर कभी नहीं मिल सके, मतलब एक जिज्ञासा है क्या उनका मिलन हुआ होगा या हुआ होगा तो, या कभी नहीं मिल सके तो कैसा हुआ होगा, तो ये कहानी की एक जिज्ञासा बनती है। कहानीकार हमारी इन जिज्ञासाओं का कोई उत्तर नहीं देता बल्कि एक नई कहानी छेड़ देता है। लैला सिंह की कहानी मतलब कहानीकार, अब मैंने तो पहले बता दी, मैंने आपको जिज्ञासा में नहीं रखा, लेकिन इसमें कहानीकार एक जिज्ञासा पैदा करता है ताकि जो पाठक के मन में अंत तक ये रहेगा आगे क्या होगा, और पढ़े इसको देखें ताकि हम अंतिम निष्कर्ष की तक पहुंच सकें। कहानी का 5 और अंतिम भाग सबसे महत्वपूर्ण अंश है। लैला सिंह अंतिम सांस ले रहा है और उसके साथ उसके साथी वजीरा सिंह है और एक एक करके अतीत की घटनाएं याद होने लगती है। अब क्या है, जैसे ही अतीत की घटनाएं, अब आपके सामने पूरी कहानी किस तरह से चलती है। फ्लैशबैक शैली में कहानी है। फ्लैशबैक शैली का मतलब ये होता है जैसे कि कहानी मतलब अतीत को याद करना। मान लीजिए आपके अतीत में जो भी घटनाएं हुई है और आप अतीत को याद करके आज वर्तमान में जो कहानी लिखोगे, मतलब कहानी की शुरुआत वर्तमान में होगी और कहानी के अतीत की तरफ से बढ़ती हुई जाएगी, तो उसे फ्लैशबैक शैली कहते हैं। लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी हो जो अतीत से शुरुआत होती है वर्तमान की तरफ यानी भविष्य की तरफ भी चली जाती है। लेकिन अब ये कहानी क्या है, ये फ्लैशबैक मतलब वर्तमान से शुरू होती है और अतीत की तरफ जाती है। ठीक है, तो लैला सिंह के जीवन की पूर्व घटनाओं का वर्णन किया गया है, लेकिन ये अतीत और वर्तमान इस तरह घुल मिलते लगता है कि हम एक साथ दोनों देख रहे हैं। मतलब हमें लग रहा है कि आपको भी लग रहा होगा, कभी मैं वर्तमान की घटना बता रही हूँ कभी अतीत की, तो आपको लग रहा है कि दोनों घटनाएं एक साथ चल रही हैं। सबसे पहले इस कहानी की घटना याद आती है जब अमृतसर के बाजार में एक लड़कों से पूछ रहा है कि लड़की से पूछ रहा है कि तेरी कुड़मा होगी। बचपन की स्मृति बचपन के साथ ही विलीन हुआ। अब लैला सिंह की जब मृत्यु हो रही है, वो घायल है, तो उसे नहीं कहीं दर्द है। वो क्या कह रहा है कि मृत्यु के कहा जाता है कि जब मृत्यु हो रही होती है तो भगवान थोड़ी देर के लिए समय देता है कि इंसान का कुछ भी दर्द नहीं होता है। तो उस समय क्या करता है, वो अपने अतीत की सारी जो जीवन में बताए वो याद करता है। तो वही लैला सिंह के साथ हुआ कि उसे कुछ कोई भी तकलीफ नहीं, उसके पता नहीं कहाँ है। वो बचपन 25 साल के बाद की मतलब जो घटना है उसमें बिल्कुल खो जाता है कि उसे नहीं है कि तेरे दर्द है, चोट लगी है। वो ऐसा लग रहा है कि जैसे उस 25 साल की घटना अब जी रहा है, 25 साल के बाद की ज़िंदगी में वो चला गया। तो देखिए अब वो क्या सोच रहा है वो हम पढ़ेंगे। लैला सिंह सब कुछ भूल चुका था, लेकिन 25 साल बाद अकस्मात मतलब अचानक उसी लड़की से लैला सिंह की मुलाकात होती है। मतलब वो ऐसा लग रहा है कि वो अभी मुलाकात कर रहा है और अब सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी है। ये लैला सिंह उसे पहचान नहीं पाता और जब सूबेदार ने उसे वही कुड़माई वाली घटना याद दिलाती है। लैला सिंह को बचपन के तो दिन याद आ जाते हैं कि उन दिनों के साथ जुड़ी हुई लड़की भी सूबेदारनी है और एक जवान बेटे बोधा सिंह की माँ है। उसको कुछ याद नहीं कि वो सूबेदारनी है या फिर भाई वो जवान बेटे की माँ है। उसे क्या बचपन, वो तो सिर्फ बचपन में खोया हुआ है। सूबेदार का बचपन उन स्मृतियों और लैला सिंह की सूरत का मन में संजोए रखना लैला सिंह के लिए विस्मयकारी अनुभव था। इसके बाद लैला सिंह को सूबेदारनी के साथ हुई बात याद आती है। सूबेदारनी उसे याद दिलाती कि बचपन में, अब ये कितनी स्वार्थी लड़की है, मुझे तो ये स्वार्थी लग रही है भाई। सूबेदारनी उसे याद दिलाती है कि बचपन में तूने किस तरह जान जोखिम में डाल के मेरी जान बचाई थी, तू भी नहीं करना, ये भी अब फिर करना। ठीक है, देखो अब क्या बचपन में उसने एक बार अपनी जान जोखिम में डालकर, किसने, लैला सिंह ने डालकर उसे बचाया था। लैला सिंह से प्रार्थना करती है कि युद्ध के मोर्चे पर भी वह उसे इसी तरह से पति और पुत्र की रक्षा करना। सूबेदार ने अपने आंचल पसार कर दोनों की प्राण की रक्षा की भीख मांगती है। अब क्या है, वो आंचल मतलब होता है ना कि एक जो हमारा एक चुन्नी का या दुपट्टा का जो होता है कपड़ा एक साइड का, ऐसे वो होता है। सूबेदार ने ये बात युद्ध के दौरान
सूबेदारनी की ये बातें युद्ध के दौरान लैला सिंह के कार्यों को विशेष दिशा प्रदान करती है। सूबेदार हजारा सिंह उसकी बेटे की सेवा के लिए हर समय तत्पर रहता है, भाई वो अपना वादा निभाता है और वो हर समय उनकी सेवा करता है। अंत में अपने प्राणों का उत्सर्ग कर कर सूबेदारनी के दे वचन का परिणाम है, मतलब कि क्या है, वो अपना वचन निभाता, प्राणों को न्यौछावर कर देता है। निश्चय लैला सिंह के चरित्र का ऐसा पहलू जिसे उद्घाटित करना है कि कहानीकार का मुख्य दे मतलब उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य, सारी घटना कहानी इसी केंद्रीय भाव को व्यक्त करने के लिए रची गई है। लेकिन ये कहानी समाप्त नहीं होती है। लैला सिंह और सूबेदारनी के अनोखे परंतु मान्य प्रेम इस कहानी का अंत अत्यंत कारुणिक है। मतलब ये कहानी अत्यंत करुणा भरी है। मतलब आपको पढ़कर भी आपको भी थोड़ा दुख हुआ होगा, थोड़ा क्या ज़्यादा ही दुख होता है ऐसी कहानी सुनते। लैला सिंह मर जाता है, शायद बच सकता था अगर लैला सिंह शायद बच सकता था अगर हजारा सिंह और बोधा सिंह भेजने की बजाय खुद अस्पताल की गाड़ी से चला जाता। मतलब लैला सिंह वहाँ बच सकता था अगर वो खुद क्या है डॉक्टर के पास चला जाता, क्योंकि वो घायल हो। लेकिन वो किस लिए नहीं गया? हजारा सिंह और बोधा सिंह की रक्षा के लिए, क्योंकि सूबेदारनी से उसने वचन लिया था अपनी प्रेमिका से। क्योंकि उसकी इस दशा दोनों ज़्यादा खराब हो जाती है, मतलब उसकी दशा इसी कारण ज़्यादा खराब हो जाती है। लेकिन अपने घाव को छुपाकर वह जबरन सूबेदार व बोधा सिंह को भेज देता है और खुद मरने के लिए पीछे छूट जाता है। अंत में वह मर भी जाता है, लेकिन उसका प्रेम, शौर्य, त्याग इस योग्य भी नहीं समझा जाता कि उसे सम्मानित किया जाता। भाई देखो, चलो उसने प्राण न्यौछावर अपने प्रेमिका के लिए, अपने देश के लिए कर दिया, लेकिन उसे सम्मानित भी नहीं किया जाता। ब्रिटिश सेना के लिए लैला सिंह की मौत अत्यंत साधारण मौत थी। भाई क्यों किया जाता सम्मानित? हमारे इंग्लैंड के जो अंग्रेजों के लिए तो हमारे लिए कि एक पशु पक्षी मर गया, ठीक है, क्योंकि उनको तो कदर ही नहीं थी ना, क्योंकि भारतीय उनके लिए पहले ही पशु के समान थे। वो भेड़ बकरियों की तरह ऐसे ढूस कर सेना को ले जाते थे, चाहे रास्ते में मर जाते थे आधे, कोई कदर ही। वो कहते थे कि अगर तुमने इस लड़ाई में हमें जितना है तो हम आपको आज़ाद कर देंगे। तो उस समय कौन सम्मानित करता था? मैदान में घाव से मरा, ज्ञात नहीं कि वचन के लिए सूबेदार हजारा सिंह और उसके पुत्र को बचाने के लिए उसने ये किया। उसके त्याग की गाथा सूबेदारनी तक पहुंच भी या नहीं, इस तरह से कहानी लैला सिंह के त्रास्त के साथ खत्म हो जाती है। अब क्या है कि ये भी याद नहीं होता कि उसकी घटना वहाँ तक पहुंच पाई या नहीं पहुंच पाई। उन्होंने मतलब सूबेदारनी यानी उसकी प्रेमिका के पास उसने तो कह दिया कि बस वो अगर आप पत्र लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिखना। बस कहानी की उत्कृष्टता का दूसरे मुख्य आधार है वर्णन और संवाद। दोनों ही जगह भाषा की सृजनात्मकता हमारा ध्यान आकर्षित करती है, मतलब आकर्षित करती है। गुलेरी जी भाषा का संयमित प्रयोग करते हैं ताकि संवादों की बात है। गुलेरी जी ने प्रत्येक पात्र के मुख से अपनी भाषा बुलवाई है, इसकी स्थितियों के अनुकूल है। सभी पात्रों की भाषा पर पंजाबी प्रभाव है, स्वाभाविक। भाई पंसिख्त हैं तो पंजाबी तो बोलेंगे ना, क्योंकि कहानी की कथा वस्तु पंजाब जीवन से संबंधित है। इस प्रकार से कहानी का शिल्प अत्यंत सदा हुआ। कहानी के कथा के अनुकूल सृजनात्मकता उत्कृष्टता से युक्त है। कहानी में प्रत्येक प्रसंग पात्र मनोभाव का चित्रण कलात्मक ढंग से हुआ है। तो भाई ये क्या है, ये हमारी कहानी थी। और ये कहानी के क्या है, ये जो कथन है एक बार मैं पढ़ लेती हूँ थोड़ा। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वाले की जबान से कोड़ों से उनकी पीठ छिल गई और वह कान पक गई। हमारी प्रार्थना कि अमृतसर के बम्बू कोट वाली बोली का मरहम लगाए। बचो खालजी, हटो भाई जी, वरना ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बादशाह, कहते हुए सफ्ती फटे खच्चरों बर्त के गन्ने खोमचे भारी जमकों के जंगल से खेते। मुझे क्या मजाल की जी साहब बिना किसी हटना से हटे। बात नहीं कि उनको जीभ चलती नहीं चलती है तो मीठी छुरी की तरह। तो ये उनके कथन है, ठीक है, तो ये आप पढ़ लेंगे। और ये सुनिए तो सूबेदारनी और क्यों चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिखना। ये कौन कह रहे हैं? ये लैला सिंह कह रहे हैं। और जब तक घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था मैंने कर दिया। तो ये कथन बड़ा महत्वपूर्ण है, ये हर बार पूछा जाता है, इसे आप याद रखना। सूबेदारनी कह रही है, सूबेदारनी के लिए कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? लैला सिंह कह रहे हैं अपनी प्रेमिका के लिए, ठीक है। तो ये है, और उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं,
क्योंकि पूरा पाठ्यक्रम मिलेगा, पूरा 0 से लेकर 100 तक। आपके नेट की भी, अगर जिसका नेट नहीं हुआ तो नेट, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, इंटरव्यू चारों ही, मतलब इन्हीं PDF से आप असिस्टेंट प्रोफेसर का पद कार्यभार संभाल लोगे अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हो। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेंगे और आपकी यूट्यूब पे भी क्लासेस चलेंगी। आपके क्या डाउट क्लास, अगर आपको डाउट है तो डाउट भी आपके साथ के साथ मैं क्लियर करती हुई चलूँगी। अगर आप TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आपको नोट्स मिलेंगे, यानी एस्टेट की ऑल हिंदी से संबंधित TGT से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक तमाम नोट्स आपको मिलेंगे, उसकी PDF मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। और मैं चाहती हूँ कि इसी भर्ती में आपका चयन हो जाए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।